नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और पेट के एग्जाम के लिए हम जैसे कि साइंस जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे। ध्वनि जो चैप्टर था वो आपका चल रहा था। इससे पहले कि 30 प्रश्न नहीं देखे हैं, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 31 से लेकर 60 तक, टोटल जो है वो 30 प्रश्न। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा, आखिरी पार्ट तीसरा, वो हम देखेंगे इसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कहने का मतलब आप देखते हैं ना कि मोटी और पतली आवाज, तो उसी के ही संदर्भ में पूछा गया है। वो तारत्व होता है, प्रावस्था होता है, गुणता होता है, या फिर प्रबलता होता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका तारत्व यानी कि पिच जिसे हम कहते हैं PITCH, ये आपका मेन कारण होता है जो ध्वनि जो है मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न बनाता है। तो पिच आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तीव्रता जो होती है वो आपकी इंटेंसिटी होती है। देखिए अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। क्या कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली जो है वो होती है? तीव्रता इंटेंसिटी, तारत्व पिच, गुणता क्वालिटी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मोटी और पतली की बात की गई है, यही चीज यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछी गई है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है मादा और नर, तो उसमें भी तो आप देखते हैं मोटी और पतली आवाज ही होती है। तो सेम जो अंतर वहां पर है, सेम जो आंसर वहां पर है, सेम यही आंसर यहाँ पर भी होगा। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी, तारत्व यानी कि पिच जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेन चीज क्या है, कंसेप्ट आप समझेंगे तो उस पर बेस्ड कैसे भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप आसानी से कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज का जो है वो आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है, या तारत्व अधिक होता है। अब ये तो आपने जान लिया कि महिलाओं और पुरुषों की जो तुलना आवाज की गई, तीक्ष्ण या कह सकते हैं मोटी पतली की, वो उसकी तारत्व के कारण या उसके तारत्व जो रीजन है उस कारण है। तो अब यहां पर ए और बी वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, आयाम को लेकर यहां बात ही नहीं हुई है। तो बचा आपका क्या? तारत्व कम होता है या तारत्व अधिक होता है? इन दोनों ऑप्शन में से छाटिए, बताइए कौन सा सही होगा। किस कारण से अधिक तीक्ष्ण होती है? तारत्व कम होने की वजह से या अधिक? आंसर की बात करते हैं तो तारत्व अधिक आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तारत्व अधिक होने के कारण ही पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण जो है वो होती है, जिसको हम तीखी भी आप कह सकते हैं। जबकि पुरुषों की आप देखते हैं आवाज मोटी होती है। अगला देखते हैं प्रश्न। एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय लगती है। आप देखते हैं ना कि कोई बड़ा बोलता है तो नॉर्मल हाँ हाँ ऐसे करके बोलता है, और वहीं कोई छोटा बच्चा बोलता है तो उसकी आवाज एकदम प्यारी सी लगती है, कहता नहीं कि मम्मी खाना दे दो, ऐसे करके बोलता है। तो यही है कि छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बच्चे की आवाज का तारतम्य पुरुष की आवाज के तारतम्य की तुलना में कम होता है, या फिर बच्चे की आवाज का तारतम्य पुरुष की आवाज के तारतम्य की तुलना में अधिक होता है, या फिर अधिक ताकत होती है बच्चे में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात कर लेते हैं आंसर की। ऐसे तो बोलते हैं छोटे बच्चे। बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज के तारत्व की तुलना में अधिक होता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां से आपने एक चीज भी तो समझी क्या कि जब तारत तो अधिक होता है तो आवाज क्या होती है? तीक्ष्ण होती है, पतली होती है। और यही चीज तो बच्चे को लेकर भी लिखा गया है। तो बच्चे की आवाज का भी तारत्व पुरुष की आवाज की तारत्व की तुलना में अधिक होता है। और जब तारत्व अधिक होता है तो जैसे आवाज ऊपर तीक्ष्ण थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी आप कहेंगे कि आवाज उसी कारण अधिक प्रिय लगती है। सेम चीज यहीं पर भी आप देखते हैं, पुरुष और महिलाओं में भी तो महिलाओं की आवाज अधिक प्रिय लगती है पुरुषों की तुलना में। अगला देखते हैं प्रश्न 35 की स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, श्रिल होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है, उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, उसका आयाम अधिक होता है, या उसका वेग अधिक होता है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर भी सेम वही आप दिमाग लगाएंगे क्या कि जो आवृत्ति होती है, बिल्कुल आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा कि इसकी आवृत्ति जो है वो अधिक होती है। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा जो पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज की जो आवृत्ति होती है वो जो है आपकी अधिक होती है। यही रीजन हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 36 की यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। बताइए। तारत्व प्रबलता और गुणता, केवल तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता, या केवल ध्वनि गुणता। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे केवल और केवल सितार और जो बांसुरी है उस पर जो अंतर किया जा सकता है, भेद किया जा सकता है, वो है केवल ध्वनि
गुणता के आधार पर। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन या फिर अपवर्तन। पूछा गया है इनमें से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों के द्वारा उत्पादित नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन में आंसर की बात करते हैं तो आपका ध्रुवण ऑप्शन नंबर ए वाला, ध्रुवण को हम इंग्लिश में पोलराइजेशन कहते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। और ये किसका गुण होता है? तो ये जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनका जो है वो गुण होता है, उनके जो दोलन की दिशा होती है ओरिएंटेशन, उससे जो है ये संबंधित होता है। अगला देखते हैं आपका 38 प्रश्न की ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन जो है वो नहीं सकता। 70, 50 डेसिबल, 70 डेसिबल, 85 डेसिबल या फिर 95 डेसिबल। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? कौन सी ऐसी सीमा है जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन 95 डेसिबल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 39 प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक या फिर हवाई जहाज की उड़ान भरना। ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में पूछा गया है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सबसे ज्यादा अगर आप देखिए तो ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हो रही है, वहीं से ही ध्वनि प्रदूषण सबसे ज्यादा होगा। अब मोटर गाड़ी और रेलवे इंजन का कंपैरिजन करेंगे तो मोटर गाड़ी में तो कहाँ बहुत कम साउंड होता है, रेलवे के कंपैरिजन तो रेलवे तो यहाँ पर हो सकता है, मोटर गाड़ी कट सक जाएगा। पॉप म्यूजिक और रेलवे में भी आप देखेंगे तो रेलवे ही ज्यादा ऊपर रहेगा। अब हवाई जहाज की उड़ान भरना और रेलवे इंजन में तो आपका डी ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करेगा, तो डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 40 प्रश्न देखते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस हम डेली आपको कराते रहें। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है, घटना किसका उदाहरण है? बताइए। रमन प्रभाव का है, जूल थॉमसन प्रभाव का है, क्रॉम्पटन प्रभाव का है या फिर डॉपलर प्रभाव का है? इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो यहां से एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। तो डॉपलर प्रभाव होता क्या है? जैसे कोई ध्वनि है जहां से उत्पन्न हो रही है, मान लीजिए ध्वनि स्रोत है, जैसे रेलगाड़ी की सीटी है, यहाँ से आवाज जो है वो उठ रही है और सुनने वाला यहाँ खड़ा हुआ है, सुनने वाला इतनी दूरी पर खड़ा हुआ है, ये श्रोता हो गया। तो इसके बीच जो आपचिक गति होती है, जैसे कह रहा है ना कि पहले जो रेलगाड़ी है वो नजदीक आ रही है फिर दूर जा रही है, तो ये जो गति हो रही है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से क्या होगी? कम होगी या अधिक होगी। इसी को ही डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, इसी को ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और इस सिद्धांत की व्याख्या भी प्रकाश के डॉपलर प्रभाव से ही जो है वो की जाती है। तो डॉपलर प्रभाव आपने समझ लिया तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से रेलगाड़ी की सीटी जो है इससे संबंधित है। 41 प्रश्न कह रहे हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, इसका रीजन जो है वो क्या होता है? बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, या फिर ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता, या फिर चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर जो है वो होते हैं। पूछा गया है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, इसका क्या रीजन जो है वो होता है? आंसर की बात करते हैं, चलिए ऑप्शन ABCD में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम नहीं होता। मैंने क्लियर तरीके से आपको बताया था कि आप अंतरिक्ष में अगर यहाँ पर बम फोड़े तो क्या आपसे पूछा जाए कि एक कितने किलोमीटर दूर तक जो है आपकी ध्वनि सुनाई देगी, आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे ध्वनि ही नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि माध्यम नहीं होता, और जब माध्यम नहीं होता तो कैसे ये ध्वनि चल कर जाएगी? क्योंकि ध्वनि को तो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो एक अंतरिक्ष यात्री अगर अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता तो इसका रीजन यही हो जाएगा। अगला देखते हैं 42 प्रश्न की कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? बताइए। विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण या फिर अपवर्तन, कौन सा इनमें से सही होगा? ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको कि इनमें से कौन सी जो प्रक्रिया है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। आंसर की बात करते हैं तो आपका ध्रुवण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने बता भी दिया था ध्रुवण के बारे में, तो यही आपका सही हो जाएगा। 43 प्रश्न कह रहा है कि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है, इसका क्या रीजन होता है? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। आप देखते नहीं है कि हम लोग दोनों साइड से मुंह लगा लेते हैं चिल्लाने के लिए, ताकि हमको ऐसा लगता है कि दूर तक आवाज जाए, दोनों साइड से आप हाथ लगा लेते हैं। तो वही पूछा है इसका रीजन क्या होता है?
उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, या फिर ध्वनि पूर्णता जो ध्वनि है उसको बढ़ जाती है, या फिर ध्वनि स्तर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, या इस कार्रवाई का ध्वनि पर कोई प्रभाव ही नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हम इसीलिए एरो लगाते हैं कि ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित हो और आवाज जिस तरफ हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर आसानी से पहुंच जाए। 44 प्रश्न कह रहा है कि डेसिबल का जो यूज है, प्रयोग है, वो निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? अभी एक प्रश्न आया था जिसमें डेसिबल स्तर पूछा गया था, किसके संदर्भ में पूछा गया था, वही उत्तर यहाँ पर भी हो जाएगा। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? प्रकाश की गति, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, या फिर रेडियो तरंगों की बारंबारता। आंसर की बात करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि डेसिबल में ही आप ध्वनि जो है वो मापते हैं, अलग अलग डेसिबल स्तर रखे गए हैं। 45 प्रश्न कह रहा है प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, अवशोषण होता है, या ध्वनि की चाल होती है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? जो प्रतिध्वनि होती है, प्रतिध्वनि क्या होती है? जैसे होता है, आप देखिए कोई ऐसे स्थान पर चले जाइए जहां पर जैसे पहाड़ी इलाका है वहां पर, तो वहां जाकर आप जब कुछ बोलते हैं ना तो आपको अपनी आवाज खुद सुनाई देती है। तो होता क्या है कि जब कोई स्रोत से उत्पन्न ध्वनि, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये स्रोत है, ये चिल्ला रहा है, और ये उत्पन्न जो ध्वनि है जाकर कोई वस्तु से टकराए, मान लीजिए ये पहाड़ बना हुआ है, तो इससे टकराए और वापस आकर इसी के पास लौटे, तो इसी को हम कहते हैं क्या? प्रतिध्वनि कहते हैं। और ये किस कारण होता है? तो ध्वनि का परावर्तन आपका पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सेम चीज आप देखते हैं कुएं में भी, देखिए कुएं में आप आवाज लगाएंगे तो अपनी आवाज आपको सुनाई देगी, तो ये क्या है? ये परावर्तन है, इसी ये प्रतिध्वनि का जो है वो एग्जाम्पल है। अगला है 46 प्रश्न, क्या कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? अच्छा प्रश्न है। 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर या 30 मीटर स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है वो पूछा गया है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि 17 मीटर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम 17 मीटर जो है वो दूरी होनी चाहिए। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 47 की रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। रेडियो जो तरंगे हैं उनका अपवर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन, डॉपलर प्रभाव, या फिर रमन प्रभाव। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो बी वाला रेडियो तरंगों का परावर्तन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो रडार की जो कार्यप्रणाली होती है वो रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। 48 प्रश्न कह रहा है कि किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा प्रतिध्वनि होती क्या है, फिर हमने देखा प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी यानी कि 17 मीटर। अब दूरी के साथ साथ यहाँ पर समय भी पूछ लिया गया है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? 1/10 सेकंड के बराबर, 1/10 सेकंड से कम, या उससे अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1/10 सेकंड से अधिक जो है आपका होना चाहिए। तो आप कहेंगे किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का जो समय अंतराल है वो 1/10 सेकंड से अधिक का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा 1/10 सेकंड से अधिक का होना चाहिए। 49 प्रश्न है कि अच्छे ऑडिटोरियम की जो दीवारें होती हैं वो छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ या फिर कालीन या फिर ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है? किसको लेकर बात की गई? ऑडिटोरियम की बात की गई है। जैसे कि कोई विद्यालय में ही आप देखते हैं ऑडिटोरियम होता है, तो उसी में ही पूछा गया है। ये जो लगाया जाता है वो ऑडिटोरियम जो है उसको सुंदर बनाने के लिए, या फिर निर्माण की लागत को कम करने के लिए, या आग से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, या फिर ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकने के लिए। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल आपको सही यहाँ पर समझ में आया होगा क्या कि ध्वनि को एब्जॉर्ब कर ले, ध्वनि का अवशोषण कर ले, ताकि प्रतिध्वनि ना हो सके। जैसे कि आप ऑडिटोरियम में बैठे हैं, चारों तरफ से बंद है, अब अंदर कोई स्पीच चल रही है तो पता चले कि आप जो भी स्पीच दे रहा है उसको खुद की आवाज सुनाई दे रही है, आवाज गूंज रही है उस कमरे में, तो ऐसा ना हो इसलिए जो छत और फर्श होती है वहां पर रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास फाइबर आदि से ढक दिया जाता है, ताकि जो भी यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो जाकर वो अवशोषित कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, ताकि ये प्रतिध्वनि जो है वो उत्पन्न ना हो सके। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/5 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड, या फिर 1/2 सेकंड। चार ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा।
उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 1/10 सेकंड जो है वो होता है, 1/10 सेकंड तक जो है वो समय तक रहता है ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पे। 51 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि, अभी ऊपर प्रश्न आया भी था, तो परावर्तन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न अभी ऊपर मैंने कराया भी था। 52 प्रश्न कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? फीट में सारे ऑप्शन दे रखे हैं, 224 फीट, 56 फीट, 28 फीट या फिर 100 फीट। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ये टाइप पर अभी प्रश्न मैंने ऊपर देखे कराया भी था, मैं आपको दिखाता हूँ, वहां पर मीटर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 17 मीटर आपको मैंने बताया था कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो आप क्या कीजिए, इस 17 मीटर को चेंज कर लीजिए, किसमें, फीट में चेंज कर लीजिए, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। आंसर की बात करें तो 17 जो मीटर था वो आपका 55.774 करके आएगा, और इसको आप नियर बाई 56 फीट के मान सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो है वो 17 मीटर बराबर जो है आपका होगा। अगर बात करें निकालने के लिए तो 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, तो आप कहेंगे 3.2804। चाहे तो 2 अंकों तक भी ले सकते हैं, 3 अंकों तक राउंड ऑफ करके। तो ये होता है 1 मीटर बराबर अगर इतना है तो 17 मीटर का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 56 फीट आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ये 56 फीट वो 17 मीटर। 53 प्रश्न है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप आपने देखा अवश्य होगा, डॉक्टर के पास रहता है। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या फिर ध्रुवण। 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका आंसर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि परावर्तन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन जो सिद्धांत है उस पर कार्य करता है। अगला है प्रतिध्वनि तरंगों किसके कारण उत्पन्न होती हैं? अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन या विवर्तन। तो ये भी सेम चीज अभी मैंने आपको करा दी, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, परावर्तन आपका जो है वो सही हो जाएगा। एक ही प्रश्न देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो, और यहाँ पर तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एकदम चीजें आपको क्लियर होते हुए चल रही होंगी। अगला है सोनार, ये भी बहुत पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा या फिर नौ संचालकों के द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो नौ संचालक आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सोनार का यूज जो है इन्हीं के द्वारा जो है वो किया जाता है। वैसे आप देखते हैं, यानी साधारण से अगर भाषा में इसके कार्य की बात करें तो पानी के अंदर चीजों का पता लगाने के यूज करते हैं सोनार यंत्र का। अगला देखते हैं 56 प्रश्न, अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया? डॉपलर, न्यूटन, सेबिन, लाप्लास। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका सेबिन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुरणन काल तथा हॉल जो है उसके आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन। अगला है गूंजहीन हॉल यानी कि डेड हॉल का अनुरणन काल कितना होता है? 0 सेकंड, 0.8 सेकंड, 1.8 सेकंड या 8 सेकंड। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 0 सेकंड सही हो जाएगा। कहते क्या है, अनुरणन कहते किसको है, तो आप देखते हैं ना कि कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसके बाद बहुत देर तक उसका बने रहना, वो इसके अंतर्गत हम देखते हैं। कई बार ये होता है ना कि कोई ध्वनि क्या होती है, अनेक बार आपकी परावर्तित होकर जुड़ती चली जाती है। कहते हैं, देखा होगा आपने कि कोई ध्वनि उत्पन्न होने वाला जो स्रोत होता है, जैसे कोई स्पीकर वगैरह बज रहा है, उसके बाद भी ध्वनि बहुत देर तक बनी रहती है, तुरंत समाप्त होने के बाद बजाय आप कहेंगे धीरे 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 छीड़ होती है, तो वो आपकी इसके अंतर्गत आती है। और ये जो अनुरणन है इसकी क्रिया किस पर डिपेंड करती है, तो आवृत्ति पर जो है वो निर्भर करती है। और इंग्लिश में अनुरणन को कहते हैं रिवर्बरेशन। स्पेलिंग में लिख देता हूं, REVERBERATION, ये इसकी स्पेलिंग होती है। 58 प्रश्न है कि जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है। इसका क्या रीजन होता है? दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, या फिर पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, या फिर डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, डॉपलर प्रभाव मैंने बता दिया था
कि एक सीटी है वो पास आ रही है, ध्वनि आगे पीछे आ रही है, तो उससे संबंधित होता है, तो पुल टूटने से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो सी ऑप्शन तो आप डायरेक्ट ही काट सकते हैं। अब पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण वाला आंसर हो सकता है या फिर दाब बढ़ने, प्रेशर बढ़ने से पुल टूटना, तो दोनों में से कौन सा सही होगा? तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, पैरों से उत्पन्न जो ध्वनि है उसके अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, इसीलिए सलाह दी जाती है सैनिकों को कदम से कदम ना मिलाकर चलने के लिए। 59 प्रश्न है कि हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशन के कार्यक्रम सुनते हैं, ये संभव किसके कारण होता है? अनुनाद के कारण, विस्पंद के कारण, व्यतिकरण के कारण या फिर विवर्तन के कारण। 4 ऑप्शन में बताना है आपको, इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे? तो आपका आंसर जो है वो पहला वाला ही ऑप्शन जो है अनुनाद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अनुनाद कहेंगे किसे? तो आप कहेंगे कि कुछ आवृत्ति होती हैं उस पर, या फिजिक्स में आप देखेंगे बहुत से ऐसे सिस्टम होते हैं जिनकी ऐसी एक प्रवृत्ति होती है कि कुछ आवृत्ति पर बहुत अधिक आयाम के साथ वो दोलन करते हैं, तो ये जो स्थिति होती है उसे हम अनुनाद कहते हैं। तो आपका जो प्रश्न पूछा गया था, रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशन के कार्यक्रम सुनते हैं, ये जो है अनुनाद के कारण संभव हो पाता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही, इतने धांसू धांसू प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा और लोग भी आपके साथ प्रैक्टिस करें ताकि और ज्यादा इंटरेस्ट आए। 60 नंबर प्रश्न लास्ट है इस वीडियो का। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी है तो ध्वनि के किस गुण के कारण ऐसा संभव है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, अनुनाद के कारण या फिर व्यतिकरण के कारण? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपने भी सुना जरूर होगा, तानसेन के संदर्भ में ये कहा भी जाता था। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो अभी जो चीज हम देख के आए थे, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला अनुनाद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुनाद के कारण ही ये संभव जो है वो हो पाता है। मैंने बताया ना कुछ आवृत्तियों पर बहुत अधिक आयाम के साथ दोलन होता है, यही जो आपकी स्थिति होती है उसी को हम अनुनाद जो है वो कहते हैं। तो आपका अनुनाद बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है वो कितना रखा गया है? 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल या 100 डेसिबल? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसी जो ध्वनि चैप्टर है इसका जो लास्ट पार्ट होगा, इसमें बाकी बचे सभी प्रश्न हमारे समाप्त हो जाएंगे, तो उस 30 प्रश्न जब हम कराएंगे उसी में ही इस प्रश्न को भी हम जो है आपको करा देंगे। इससे पहले के प्रश्न यदि आपने नहीं देखे हैं तो अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। अन्य सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।